Welcome back to my YouTube channel. I am Riti Kumari and I am back with a video on OOPS series. So it is the lecture 1. And here we would be seeing the evolution of programming language. तो बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे होता है। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि देयर आर मेनी क्लाउड्स, बहुत सारे क्लाउड्स हैं जो स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो बेसिकली ये थोड़ा सा इवोल्यूशन को बताने का वे है कि ये कैसे इवॉल्व किया। लाइक पहले मशीन लैंग्वेज था, फिर असेंबली लैंग्वेज था, फिर फंक्शनल और स्ट्रक्चर लैंग्वेज था। तो स्टार्ट से देखते हैं कि कैसे कैसे इवॉल्व हुआ। तो सबसे पहले आता है पिक्चर में मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज क्या होता था? तो मशीन लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज था ना जिसमें हम लोग बेसिकली बाइनरी नोटेशंस का यूज़ करते थे कोई भी इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। तो जैसे अगर मान लो कि हमें कंप्यूटर को बताना है कि आप 2 नंबर को ऐड कर दो, तो बेसिकली हम लोग उसके बाइनरी इक्विवेलेंट नोटेशंस लिखते थे और उससे वो ऐड होता था। बट ये जो था ये तो काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं था, मतलब अंडरस्टैंडेबल भी नहीं था। तो फिर इसको हमने छोड़ दिया। फिर हम लोग इवॉल्व कर गए असेंबली लैंग्वेज पे। तो अब असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था? तो असेंबली लैंग्वेज में हम लोग क्या करते थे कि हमने उस बाइनरी नोटेशंस को रिप्लेस कर दिया। तो अब बाइनरी नोटेशंस को हमने कैसे रिप्लेस किया? हमने रिप्लेस किया कुछ अंडरस्टैंडेबल टर्म से। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो MULPQ। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है कि मल्टीप्लाई कर दो P एंड Q को। तो बेसिकली हमने जो बाइनरी नोटेशंस थे उनको हमने इन इंस्ट्रक्शन से रिप्लेस किया। बट अब इसमें दिक्कत क्या होती थी कि देयर वर नो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स लाइक लूप्स। तो लूप्स का एग्जिस्टेंस यहाँ पे था नहीं। तो अगर हमें कोई भी आइट्रेशन करना है या किसी भी चीज़ के बारे में जानना है या हमें 1 से लेकर 100 तक नंबर ऐड करना है, हमारे पास कोई आइट्रेशन नहीं था, कोई लूप्स नहीं था, तो वो बहुत टीडियस टास्क हो जाता था। तो उसके लिए थर्ड में हम लोग ने स्विच किया फंक्शनल और स्ट्रक्चर लैंग्वेज में। तो फंक्शनल और स्ट्रक्चर लैंग्वेज में क्या होता था कि बेसिकली हम लोग ना डिफरेंट फंक्शंस यूज़ करके हम लोग एक लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि एक एडिशन का एग्जाम्पल ले लो। तो अगर हमें जैसे 2 नंबर को ऐड करना है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं A+B। बट अगर हम लोग को फंक्शन के थ्रू उसको ऐड करना है तो हम लोग एक ऐड का फंक्शन बनाते हैं, उसमें हम लोग 2 पैरामीटर्स पास करते हैं और फिर हम लोग रिटर्न कर देते हैं उन 2 पैरामीटर्स का एडिशन। अब ये तो ऐड का हो गया। आप बोलोगे कि ऐड तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, उसके लिए फंक्शन बनाने की ज़रूरत क्या है? तो अब फंक्शन का रोल क्या आता है ना कि रिकर्जन जब होता है ना, तो रिकर्जन में ऐसे हम लोग फंक्शन बना देते हैं ना, तो रिकर्जन काफ़ी ईजी वे में हो जाता है। अब आप बोलोगे कि फंक्शन का काम तो आइट्रेशन से भी हो जा रहा है, तो फिर फंक्शन का यूज़ क्यों आया? तो क्या होता है ना कि कई बार हमारे जो डेटाज होते हैं, ठीक है, हम लोग नहीं चाहते कि ये डेटा कोई भी एक्सेस करे। जैसे कि मान लो कि मैंने किसी को एक की दे दी कि ये एक की है और ये बस तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए, और मैं नहीं चाहती कि ये की कोई भी एक्सेस करे या कल को उस की को कोई खोले और उसकी वैल्यू चेंज कर दे या डिफरेंट ऐसे सिनारियोज हो। तो हम लोग उस केस में भी फंक्शन का यूज़ करते हैं कि हम लोग उस की को बेसिकली वहाँ पे प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं और नीचे उस की का हम लोग इम्प्लीमेंटेशन लिख लेते हैं जिससे हम लोग उस की को गेट कर सकते हैं और इस की पे वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐसे वेज में हम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग में एक मेजर दिक्कत क्या आती है ना कि जो हमारा डेटा होता है वो ग्लोबल होता है, मतलब हमारे डेटा को कोई भी यूज़ कर सकता है। क्योंकि फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होती है कि हमारे पास कोई एक्सेस स्पेसिफायर्स नहीं होते। जैसे अभी मैंने पहले बताया कि अगर हम लोग किसी की को प्राइवेट कर दे रहे हैं तो उसको हम लोग फिर एक फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए एक मेथड इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिसमें हम लोग उसका यूसेज कर सकते हैं। बट ऐसे डायरेक्टली कोई उसको कॉल नहीं कर सकता है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो प्राइवेट है ही नहीं, कोई एक्सेस स्पेसिफायर्स ही नहीं है। तो फिर उस केस में क्या होगा? तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि ऊप्स को ले आते हैं इन पिक्चर में। तो बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे होती है कि सबसे पहले हमने मशीन लैंग्वेज पढ़ा। मशीन लैंग्वेज में हम लोग कुछ एनोटेशंस दे रहे थे, 0-1 बाइनरी एनोटेशंस, जो कि काफ़ी हार्ड थे अंडरस्टैंड करने के लिए। तो फिर हम लोग वहाँ से थोड़े से यूज़र फ्रेंडली हुए और हमने असेंबली लैंग्वेज पर स्विच किया। तो असेंबली लैंग्वेज में हम लोग ने इंस्ट्रक्शंस देने शुरू किए जो कि थोड़े बहुत अंडरस्टैंडेबल इंस्ट्रक्शन थे, लेकिन वहाँ पे भी हमारे पास लूप्स नहीं था और काफ़ी कुछ बैकलॉग्स था। हम लोग ने सोचा कि ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में भी कुछ बैकलॉग्स आ रहे हैं, तो चलो इससे भी बेटर लैंग्वेज देखते हैं। तो इससे बेटर लैंग्वेज में हम लोग गए फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर लैंग्वेज में। लेकिन अब फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर लैंग्वेज में भी क्या प्रॉब्लम आने लगा कि जो डेटा था हमारा वो ट्रीट होने लगा ग्लोबल की तरह, और बेसिक हमारा एट द एंड ऑफ द डे तो डेटा सिक्योरिटी मैटर करता है। तो यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर लैंग्वेज से भी हमें कुछ उतना खास फायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद हम लोग ने स्विच किया ऊप्स पे। तो बेसिकली ये फंक्शनल और स्ट्रक्चर लैंग्वेज के बाद वी स्विच टू, ठीक है। तो बेसिकली इसके बाद हमने ऊप्स में स्विच किया और ऊप्स में स्विच करने के बाद हमारा जो काम था वो काफ़ी आसान हो गया।
तो अब नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं कि बेसिकली फंक्शनल और उप्स लैंग्वेज में डिफरेंस क्या आती है, क्यों हमने फंक्शनल लैंग्वेज से फिर उप्स लैंग्वेज में स्विच करना ज़्यादा बेटर समझा। तो मतलब इस वीडियो के लिए यही तक था। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फंक्शनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस क्या आता है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट सीरीज से हम लोग उप्स वगैरह के बारे में थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आज की वीडियो के लिए यही तक था। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन. If you're someone who is new to my channel and is liking the content, please hit the subscribe button. Also अभी like ऐसे मैंने उप्स की सीरीज शुरू की है, तो if you have any suggestions, any feedback, any topic you would like to me include in this series, तो वो भी कमेंट कर दो नीचे। एंड यही था आज की वीडियो के लिए। Till then, take care, keep learning, keep growing. Bye all.